देव सिंह जी और इस महाविद्यालय प्रबंध समिति के सेक्रेटरी श्री अजीत कुमार सिंह यादव जी और सभागार में बैठे हुए सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक तरह से आज का कार्यक्रम बनारस में गोरखपुर का कार्यक्रम, हमारे कार्यक्रम का विषय गोरखपुर है और गोरखपुर में घटी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण शानदार
की मिसाल है। कबीर पैदा बनारस में हुए लेकिन मरे मगहर में। बाबा राघवदास जन्मे पुणे में लेकिन गोरखपुर में सर्व संस्कृति का विकास किया। कार्यक्रम की शुरुआत के साथ मैं सबसे पहले अपने महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर सत्यदेव सिंह जी से आग्रह करूंगा कि मुख्य अतिथि को बुके भेंट कर उनका स्वागत करें। आदरणीय प्रिंसिपल साहब। मैं महाविद्यालय प्रबंध समिति के मंत्री श्री अजीत कुमार सिंह यादव जी से भी आग्रह करूंगा कि कृपया बुके भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अपने विश्वविद्यालय के कुलगुरु रेक्टर प्रोफेसर वीके शुक्ला जी से भी निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके भेंट कर स्वागत करें। हमारे बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय कला संकाय के संकाय प्रमुख और मेरे गुरु प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह जी बैठे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके भेंट कर स्वागत करें। हमारे बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाणिज्य संकाय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर जीसीआर जायसवाल जी बैठे हैं। उनसे भी आग्रह है कि कृपया मंच पर आएं और बुके भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सामाजिक विज्ञान संकाय से संकाय प्रमुख प्रोफेसर वृंदा परांजपे जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके भेंट करें। हमारे बीच श्री सभाजीत सिंह पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन बैठे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं। श्री सभाजीत सिंह पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन। मंच पर उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी बैठे हैं। मैं उनके लिए अनूप कुमार मिश्र डॉक्टर अनूप कुमार मिश्र से निवेदन करता हूं इतिहास अर्थशास्त्र विभाग की कृपया मंच पर आएं और उनको बुके भेंट कर स्वागत करें। हमारे बीच डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु माननीय राज्य मंत्री आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी से निवेदन करता हूं कि वो उनको बुके भेंट कर स्वागत करें। डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी इतिहास विभाग। अनूप सर से आग्रह अनूप जी से निवेदन है कि हमारे बीच श्री दिनेश सिंह जी सदस्य विधान परिषद भी बैठे हैं। उन्हें भी बुके भेंट कर स्वागत करें। डॉक्टर अनूप कुमार मिश्र और हमारे बीच पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र जी भी बैठे हैं। सितार वादक और बनारस की कला संस्कृति की पहचान अनूप मिश्र जी से निवेदन है कि उनका भी बुके भेंट कर उन्हें भी स्वागत करें। दोस्तों जो मैं कह रहा था गोरखपुर की बात बीच में आ गई। मैं कह रहा था कि कबीर पैदा बनारस में हुए लेकिन मरे मगहर में। बाबा राघवदास जन्मे पुणे में लेकिन चलकर कर्मभूमि के लिए उन्होंने गोरखपुर को चुना। बिस्मिल जन्मे तो
गोरखपुर में हुआ। और यह संयोग ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पैदा भले देवभूमि उत्तराखंड में हुए, लेकिन अपनी कर्मशीलता का विकास उस गोरखपुर में किया, जिस गोरखपुर का एक शानदार इतिहास है 1857 से लेकर 42 के सहजनवा तहसील के विद्रोह। तो इसलिए गोरखपुर पर बात करना जरूरी है, लेकिन मैं इस पर बात आगे होगी। समय बहुत कम है और मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है, हम सब चाहते हैं, हम लोगों की अभिलाषा है, इच्छा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर हमारे बीच रहें, उस दृश्यांकन को देखें जो बच्चों ने तैयार किया है। इसलिए मैं बिना देर किए औपचारिक कार्यक्रम बढ़ाने के क्रम में आदरणीय प्रिंसिपल साहब से निवेदन करता हूँ कि महाविद्यालय की तरफ से स्मृति के रूप में स्मृति चिन्ह भेज कर और अंग वस्त्रम प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर सम्मानित करें। आदरणीय प्रिंसिपल साहब। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, वो उन्हें भी हम अपने परिवार का ही हिस्सा मानते हैं, इसलिए चाहते हैं कि आज के कार्यक्रम में वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। वो हमारे ही बड़े परिवार के हिस्से हैं और बनारस के सार्वजनिक मन में वो धड़कते हैं, इसलिए उनकी तरफ से भी स्मृति चिन्ह भेंट करना लाजमी है। अब औपचारिक स्वागत वक्तव्य के लिए मैं अपने प्राचार्य प्रोफेसर सत्यदेव सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वो कृपया मंच पर आएं। सभी को नमस्कार। परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, मंच पर विराजमान वरिष्ठ मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, दूसरे मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जो हमारे छोटे भाई हैं और हमारे इस विद्यालय के अंग भी हैं, मंच पर आसीन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति और देश के जाने माने सर्जन प्रोफेसर वी.के. शुक्ला जी, मंच पर आसीन हमारे महाविद्यालय के प्रबंधक श्री अजीत सिंह जी, मेरे समक्ष बैठे विधायक श्री विनीत सिंह जी, मेरे समक्ष बैठे सतुआ बाबा के महंत जी, सेंट्रल बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट श्री सभाजीत सिंह जी, मेरे समक्ष बैठे काशी हिंदू विश्वविद्यालय आर्ट्स फैकल्टी के डीन प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह, कॉमर्स फैकल्टी के डीन प्रोफेसर GCR जायसवाल जी, सोशल साइंस फैकल्टी के डीन वर्तमान डीन प्रोफेसर वृंदा परांजपे जी, तुरंत पद्मश्री पाए योगी परम श्रद्धेय मोदी जी के बहुत ही कृपा पात्र श्री शिवनाथ जी, उनके बेटे बड़े सितार वादक देवदत्त जी, मेरे समक्ष बैठे हमारे दूसरे महाविद्यालयों के प्राचार्य प्रोफेसर रचना दुबे जी, प्रोफेसर अलका सिंह जी और तमाम यहाँ पर बैठे विश्वविद्यालय से लेकर यहाँ तक के सभी बड़े शिक्षाविद गण, छात्रों और मित्रों, मीडिया के क्षेत्र से आए हुए सभी मीडिया कर्मियों, आज के इस अवसर पर हमें विश्वास नहीं हो पा रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे समक्ष बैठे हैं, जिन्हें हम रोज़ अखबारों में देखते थे, अखबारों में सुनते थे और अखबारों में पढ़ते थे, ऐसे कर्मठ, ऐसे मनोयोगी, ऐसे मनस्वी, ऐसे तेजस्वी हमारे बहुत श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं। और आज का जो विषय हमने चुना है वह विषय
उन्हीं के गोरखपुर के क्षेत्र से जुड़ा है। आज का जो मंचन है एक बहुत विकराल घटना इतिहास की हुई, जिस विकराल घटना से द्रवित होकर महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया। तो आज उस कला को सबके सामने हम अपने उन छात्रों से, जो छात्र हमारे बीए और बीकॉम और एमए एमकॉम के छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके माध्यम से उसका मंचन हम करा रहे हैं। हमारे इस मंचन में कोई भी प्रोफेशनल कलाकार नहीं है और हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि हम प्रोफेशनल कोई इस तरह की विधा अपने बच्चों को सिखा सकें। ये सब कुछ हमने 2 महीने में किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये हम लोग महाविद्यालय में आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर हम मना रहे हैं, कर रहे हैं। और आदरणीय योगी जी ने जो चलाया है ये शताब्दी वर्ष, ये चौरी चौरा जो कांड का, उसका आज हमने जो नाम दिया है चौरी चौरा अपराजेय समर, हम उसको समर मानते हैं। उसका हम आपके सामने एक सीन रिक्रिएट करके आपको लगेगा कि उस समय कितनी ज्यादती अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे नौजवानों पर, हमारे किसानों पर, हमारे गरीबों पर किया था, वो हम आपको आज इस मंच के माध्यम से उसका बोध कराने की कोशिश हमारी है। परम श्रद्धेय योगी जी, ये महाविद्यालय भारत सरकार द्वारा संचालित है और आप जहां बैठे हैं, ये महाविद्यालय आपके उत्तर प्रदेश का एकमात्र नैक द्वारा, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा A+ से ये विभूषित है। मैं समझता हूँ कि इसके अलावा और कोई भी महाविद्यालय इससे A+ नहीं पाया है। हमें नैक ने यहाँ का मेंटर बनाया है इस पूरे क्षेत्र का, कि हम और महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को इस बारे में अच्छी ट्रेनिंग दें, क्योंकि हम लोग का ऐसा मानना है कि अगर नैक की तरह से, नैक की विधाओं से शिक्षा का और बाकी महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में अगर प्रसार प्रचार हो, तो आपका उत्तम प्रदेश बनाने का जो सपना है, जो चल रहा है, जो काफ़ी हद तक पूरा हो रहा है, उसमें शिक्षा के माध्यम में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका प्रदेश उत्तम प्रदेश हो सकता है। इस संदर्भ में मैंने रविंद्र जायसवाल जी हमारे बैठे हुए, हमारे छोटे भाई ये भी हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा महाविद्यालय है। वो उनके सिर्फ उन्हीं के कॉलेज के जो अध्यापक हैं, जो बाकी लोग हैं, वो हमारे संपर्क में लगातार हैं और हम उनको नए की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हम समझते हैं आने वाले दिनों में इनका महाविद्यालय भी एक बड़ा महाविद्यालय, एक बड़ा नैक से एक बड़ा ग्रेड पाके होने वाला है। परम श्रद्धेय योगी जी, हम इस महाविद्यालय में वो सारी डिजिटल लर्निंग और टीचिंग हम कर रहे हैं, जिसका सपना आदरणीय मोदी जी ने अपने अभी पिछले बजट भाषण में दिया था और जिसके लिए वो तैयार हैं। हम उस दिशा में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। परम श्रद्धेय योगी जी, यहाँ पर चुनाव के समय में अभी धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे, वो काफ़ी चिंता के मुद्रा में थे। हम लोगों के साथ उनकी मीटिंग, यहाँ हमने एक बड़ी मीटिंग भी उनकी कराई, सभा कराई। उस सभा में वो बड़े संतुष्ट हुए। हम सब लोगों ने मिलकर उनके साथ अच्छी प्लानिंग की और उसमें दयालु ने अपार मेहनत की। उस समय ये तय हुआ कि जो आपकी वजह से, आपकी कृपा से, आपकी मेहनत से जो ये विश्वनाथ कॉरिडोर बना, क्या भी ये विश्वनाथ कॉरिडोर सिर्फ एक रिलीजियस स्थान है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने, चूँकि हम लोग उस विषय में काम करते हैं, हमारी एनालिसिस उस विषय में है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने हमें विषय दिया कि आप इसके बारे में अध्ययन करिए। हम सब इसमें अध्ययन में लगे हैं कि ये सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस के रूप में डेवलप नहीं हुआ, बल्कि इसके माध्यम से बनारस की इकॉनमी, बनारस का GDP ग्रोथ, बनारस का ये किस तरह से बढ़ रहा है, यहाँ की जो बेरोजगारी की जो समस्या है किस तरह से दूर हो रही है। मोदी जी के बजट भाषण में जो उन्होंने रेडी और वो ठेला वालों, खमचा वालों को जो मदद देने की घोषणा की थी, वो मदद की घोषणा कितनी फलीभूत हो रही है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट निकलेगा तो भी हम आपको सौंपना चाहेंगे, क्योंकि आपकी वजह से, आपकी उस मेहनत से की वजह से जो ग्रोथ हुआ है बनारस के इकॉनमी में, वो एक अद्भुत अपने आप में है, जो हम प्राथमिक अपने स्टडी में पा रहे हैं। हमारे मित्रों, हमारे समक्ष इस समय बैठे हैं, परम श्रद्धेय, जिनके उस अनुशासन में हम सब अभी उस उत्तर प्रदेश में एक कानून के राज्य के तहत जी रहे हैं। हम उनके बारे में 2 शब्द खाली कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि हमारे योगी जी
एक ऐसे अद्भुत कर्मयोगी हैं जिनका दिन शुरू होता है सुबह 3 बजे से और जिनकी रात होती ही नहीं। मैं तो अखबारों के माध्यम से ही जान पाता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हूँ, अखबारों के माध्यम से जान पाता हूँ कि 2 बजे रात को जब इनको देखता हूँ बनारस की सड़कों का निरीक्षण करते हुए, 2 बजे रात को ठरते हुए जाड़े में इनको देखता हूँ, कंबल ओढ़ा है कि नहीं कोई गरीब अपने उनके उसमें। 2 बजे रात को जब जाके विश्वनाथ कॉरिडोर का देखते हैं डेवलपमेंट कितना हुआ, तो लगता है कि कितना काम बाकी था जो लोगों ने, पिछले लोगों ने नहीं किया और आप किस तरह से कर रहे हैं। मेरा रिश्तेदार, मेरा छोटा भाई विशाल सिंह यहाँ CEO था, वो मुझे बताता था जब आप विश्वनाथ कॉरिडोर में हर दिन प्रातः हर दिन उससे पूछते थे कि वो विश्वनाथ कॉरिडोर में 1000 मकान जहाँ टूटे हों, वो पीला वाला मकान का क्या हुआ, वो जो खंडहर है उसका क्या हुआ, वो जो ट्रस्ट वाली जमीन जिसमें कब्जा था उसका क्या हुआ। तो लगता है कितना आप हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड मन से उस सपने के साथ आप जिए होंगे और तब आज एक इतना बड़ा तोहफा बनारस के वासियों को आपने विश्वनाथ कॉरिडोर के माध्यम से दिया। इसके लिए मन से जीना पड़ता है और पूरा समर्पित भाव से जीना पड़ता है। ये हम आपसे सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं और हमारे देश के हम अपने नौजवानों से भी कहना चाहते हैं कि अगर इतने मन से अगर तुम अपने सपनों को साकार करने में लगोगे तो दुनिया का कोई भी सपना तुम साकार कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत आदर के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपको प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको ऐसे ही ये शक्ति, ये मन की शक्ति, ये तन की शक्ति और ये जो आपके अंदर जो ऊर्जा है उसको दिनों दिन ईश्वर और बढ़ाएं। क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, आई एम 68 ईयर्स ओल्ड। 68 साल में मैं समाज के साथ भी जीता हूँ, समाज के लोगों के साथ जीता हूँ। मैंने आज तक, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, मैं इसमें कोई हमारा चाटुकारिता नहीं है, आपसे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन मैंने आज तक उत्तर प्रदेश में ऐसा कर्मठ, इस तरह से जीवंत मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। हम ये भी कहना चाहते हैं, हमने एक बार, मैं एक सेमिनार में बैठा था, एक पॉलिटिकल थॉट का के एक बड़े प्रोफेसर ने अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ इसी का नाम नहीं है कि आप सबके लिए एक अच्छा चुनाव कर सकें। लोकतंत्र इसका भी नाम है कि शासन करने वाले व्यक्ति का की जो कार्यकलाप है, उन कार्यकलापों के साथ हर व्यक्ति अपने मन को कितना जोड़ पाता है। तो आपके हर क्रियाकलाप से हम अपने मन को जोड़ पाते हैं। ये हम आपके अंदर आपकी कार्यशैली देख के महसूस किए। आप जब नहीं थे तो मैं बता रहा हूँ, इस बनारस शहर का वो हाल था कि यहाँ पर बड़े बड़े जो व्यापारी थे, व्यवसायी थे, रविंद्र जायसवाल जी इसको ज़्यादा जानते हैं, वो व्यवसायी थे जो उन व्यवसायियों का जीना हराम था। एक गाड़ी महंगी अगर खरीद लिया तो दूसरे दिन फोन आ जाता था। लेकिन आज आपकी कृपा से हम हमारे इस महाविद्यालय में, बता रहे हैं आपसे, हमारा ये महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ मिलकर हमारे यहाँ नियुक्तियाँ होती हैं। ये अपराधी, ये बदमाश, हमारे ये प्रबंधक बैठे हैं, इनके पिताजी से इतना दुराग्रह किए, इतना प्रेशर डाले, अंत नहीं माने तो उनकी हत्या कर दिया इसी महाविद्यालय के प्रांगण में। लेकिन आज आपकी वजह से हम एकदम निश्चिंत भाव से ये महाविद्यालय चला रहे हैं। कोई गुंडा, कोई बदमाश, कोई माफिया इधर ताकने की हिम्मत नहीं करता। हमारे जितने मित्र हैं उसके व्यवसाय जगत के, सब आपकी वजह से, आपकी कृपा से मस्त घूम रहे हैं। और जो लोग बड़े बाहुबली बनते थे वो आज आपके डर से जेलों में बैठ के अपने ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि योगी जी से प्राण बचा लीजिए। तो ये आपकी क्षमता है और ये इसलिए कि आपने कानून का राज्य इस प्रदेश में स्थापित किया। तो आपको इन सारी कामों, इस सारी बातों के लिए, आपके इस क्रियाशीलता के लिए हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और आपके चरणों में, आप इतने बड़े संत हैं, आपके चरणों में आज हमें बैठने का अवसर मिला, बात करने का अवसर मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत धन्यवाद सर। ये प्रिंसिपल साहब की विनम्रता है कि कह रहे हैं कि 68 साल, और ये है 12 बजे रात के बाद भी आज सुबह 9:30 बजे से यहीं हमारे बीच थे, आ गए थे। मैं आदरणीय मंच से निवेदन करता हूं कि महाविद्यालय ने अमृत महोत्सव वर्ष पर अपनी महाविद्यालय की पत्रिका प्रभा का एक खास विशेषांक प्रकाशित किया है।
मैं मंचस्थ अतिथियों से आग्रह करता हूं कि उसको लोकार्पित करें। मैं हूं। लोकार्पण के बाद मैं सीधे उस घड़ी की तरफ बढ़ रहा हूं जिसका आपको इंतज़ार है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस महान परंपरा के उत्तराधिकारी हैं, जिस विरसे में आते हैं, वह एक अलख है शांति, सद्भाव और सहकार की। जिस संकल्प के लिए गुरु गोरखनाथ ने भिक्षाटन किया और आज भी यह लोग कहते हैं कि वह भिक्षा पात्र आज भी भरा नहीं है। लोकमन अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए गोरखनाथ मंदिर में आज भी खिचड़ी चढ़ाता है और यह क्रम लगातार जारी है, आगे भी जारी रहेगा। लोक कल्याण का जो अलख गुरु गोरखनाथ जी ने जगाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी उसके न्यासधारी हैं और सौभाग्य से उनके कंधे पर पूरे उत्तर प्रदेश के कल्याण और खुशहाली के न्यास की भी जिम्मेदारी है। हम सबको भरोसा है कि उनके रहते लोक कल्याण का संकल्प जन जन तक फलीभूत होगा। इस आशा, उम्मीद और भरोसे के साथ मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूं कि अपने आशीर्वचन उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। चौरी चौरा शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में बाबा विश्वनाथ धाम में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, स्टैंप और रजिस्ट्रेशन के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, प्रदेश के आयुष, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन मंत्रालय के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सत्यदेव सिंह जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रेक्टर प्रोफेसर वीके शुक्ला जी, महाविद्यालय प्रबंध समिति के मंत्री शहजीत कुमार सिंह यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण श्री श्याम नारायण सिंह जी, त्रिभुवन राम जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित महामंडलेश्वर श्री संतोष दास जी सतवा बाबा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय के प्रमुख प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह जी, वाणिज्य संकाय के प्रमुख प्रोफेसर GCR जायसवाल जी, सामाजिक विज्ञान संकाय के प्रमुख प्रोफेसर बिंदा प्रांजपे जी, सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित शिवनाथ मिश्र जी, सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री सवाजीत सिंह जी, DBPG कॉलेज वाराणसी के इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी जी,
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यगण और चौरी चौरा अपराजेय समर के आज के इस मंचन कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए महाविद्यालय परिवार को आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर चौरी चौरा अपराजेय समर के उन सभी सेनानियों को स्मरण करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, महाविद्यालय परिवार का अभिनंदन करता हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष जब पूर्ण होने जा रहे हैं, इस अवसर पर दुनिया के सामने वैश्विक मंच पर जो एक नया भारत हम सब के सामने है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज वह न केवल भारत की 135 करोड़ जनता के विश्वास का प्रतीक बना है, बल्कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी कोई संकट है, कोई चुनौती है, विश्व मानवता के सामने स्वयं के अस्तित्व का संकट आ खड़ा हुआ है, दुनिया आशा भरी निगाहों से कहीं और देखती है तो वह केवल और केवल एक देश दिखता है, एक नेतृत्व दिखता है, और नेतृत्व आदरणीय मोदी जी का और देश भारत की ओर देखता है। काशीवासियों का ये सौभाग्य है। काशी हमारी दुनिया की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में तो है ही, लेकिन काशी आज इस देश को नेतृत्व भी दे रही है। ये काशी का हर नागरिक इस बात के लिए अभिनंदन का पात्र है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को काशी ने देश की संसद में प्रतिनिधित्व करके भेजा, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को उसकी पुरातन काया को बनाए रखते हुए एक नए कलेवर के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। आज आप देखते होंगे, पिछले 2 महीनों के दौरान 2 देशों के प्रमुख काशी में आए। पहले नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन, और फिर मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन। पिछले 2 महीनों के अंदर 2 राष्ट्राध्यक्षों का काशी में आगमन हुआ है। विगत 8 वर्षों के दौरान आपने देखा होगा कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष काशी में आए हैं और दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी को देख करके वे अभिभूत हुए हैं। यहाँ की परंपरा को देख करके, यहाँ की संस्कृति को देख करके, यहाँ की विद्वता को देख करके, और काशी की गलियों को देख करके, यहाँ के रंग, यहाँ के रूप, यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा, यहाँ की एक एक गतिविधि अपने आप में लोगों को अपनी ओर मंत्रमुग्ध कर देती है। व्यक्ति कहीं का भी हो, उसकी बोली, भाषा, राग, रंग, खान पान कुछ भी हो, लेकिन जब वो काशी में आता है तो काशीवासी होकर के ही रह जाता है। और काशी की यही विशेषता काशी को दुनिया के सामने एक अलग पहचान दे देता है। काशी रक्षित है बाबा भैरवनाथ से, और काशी में कोई आता है तो कहीं भूखों नहीं रहता है, क्योंकि मां अन्नपूर्णा की कृपा काशी पे बरसती है। और काशी ने यह भी देखा कि 100 वर्ष पहले काशी से चुराई गई मूर्ति प्रधानमंत्री मोदी जी कनाडा से वापस काशी में लेकर के आ जाते हैं। काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य रूप प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज बनकर के तैयार हुआ है। आप आश्चर्य करेंगे, जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम था, उस समय भारत की आजादी के एक नए नेतृत्व के रूप में गांधी जी का आगमन भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के नायक के रूप में उभर रही थी। और उस समय सरदेव मालवीय जी ने उस समय महात्मा गांधी जी को भी उस उद्घाटन समारोह में बुलाया था।
गांधी जी ने उस समय क्या विचार व्यक्त किए थे काशी विश्वनाथ मंदिर में जब दर्शन करने के लिए गए थे, उन संकरी गलियों और गंदगी को देख करके। 100 वर्षों तक किसी का ध्यान आखिर क्यों नहीं जा पाया था काशी विश्वनाथ मंदिर, उन संकरी गलियों, तंग गलियों और यहां की स्वच्छता को लेकर के। 100 वर्ष के बाद अगर काशी को एक नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत करके काशी को उसकी पहचान दिलाने का कार्य किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलाया है। आज काशी विश्वनाथ धाम जिस रूप में आप सबके सामने आया है, नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी का था, सहयोग हर काशीवासी का था, और प्रशासन फिर एक टीम के साथ जब मिलकर के काम किया तो परिणाम तो हमारे पक्ष में आता ही, क्योंकि बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद जो हमारे साथ में था। और भाइयों बहनों, हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई। आपने 13 दिसंबर के बाद से देखा होगा, क्या कोई दिन ऐसा है जिस दिन काशी में, काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने के लिए कम से कम 1 लाख श्रद्धालु ना आया हो। 1 लाख श्रद्धालु जब अपने साथ आता है तो वहां की पूरी इकोसिस्टम को बदल के रखता है। एक एक चीज उसके साथ जुड़ी होती है। उससे मंदिर के दर्शन ही नहीं करते, उससे हजारों लोग और लाखों लोगों की अर्थव्यवस्था चलती है, उनकी आजीविका का संचालन भी उसके माध्यम से होता है। वहां के विकास को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने में भी अपना योगदान देते हैं। कोई टैक्सी चला रहा है, कोई नाव का संचालन कर रहा है, कोई होटल के व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ है, कोई रेस्टोरेंट के साथ जुड़ा हुआ है, कोई फूल माला और प्रसाद की बिक्री कर रहा है, कोई पूजा पाठ में लग करके लोगों की आस्था का सम्मान करने में अपना योगदान दे रहा है। अलग अलग व्यक्ति, कोई गाइड का काम कर रहा है, कोई सुरक्षा के रूप में काम कर रहा है। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग भूमिका होती है। और आज काशी विश्वनाथ धाम, दुनिया, देश और दुनिया का जो भी महानुभाव यहाँ आता है वह काशी विश्वनाथ धाम को देख करके अभिभूत होता है और उसके मन में इच्छा होती है कि वाह, हम भी ऐसा ही अपने यहाँ बना सकें, कितना अच्छा होता। जो भी आता है एक ही विश्वास लेकर के जाता है, यह परिकल्पना, यह नेतृत्व और यह मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी का है। और उन्हीं के भावनाओं को मूर्त रूप देने में काशी वासियों ने योगदान दिया तो काशी विश्वनाथ धाम एक नई पहचान आप सबको दे रहा है, पूरे काशी वासियों को दे रहा है। काशी की नई पहचान ही हम सब की पहचान है। और मैं आभारी हूं कि काशी के विकास के लिए सकारात्मक सहयोग काशी वासियों ने सदैव दिया है, बहुत सकारात्मक भाव के साथ दिया है। वह सकारात्मक भाव हमें एक नई ऊर्जा देता है, हमें एक नई दिशा की ओर अग्रसर करता है। वर्तमान में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं काशी के अंदर चल रही हैं। लगभग पिछले 8 वर्ष के अंदर 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को यहां पे पूरा भी किया गया है। और मैंने देखा, जनता जनार्दन ने भले ही तात्कालिक रूप से कष्ट सहा होगा, लेकिन कभी उसके विरोध में कोई स्वर नहीं उठाया। बड़ी शालीनता के साथ, पूरी मस्ती के साथ काशीवासी उसको हंसते हुए टाल गया। चलो, तात्कालिक समस्या होगी, लेकिन ये तो हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुखद अवसर भी लेकर के आएगा। और आपका जो ये विश्वास था, उस विश्वास पर खरा उतारने का कार्य मोदी जी की टीम ने किया है। और आज उसी विश्वास के साथ हम लोग काशी के अंदर कार्य भी कर पा रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही तो हम सब देशवासियों को एक नया संकल्प दिया है कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस उत्सव को देखने के साक्षी हम सब बनेंगे। जब ये देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा, उस समय का भारत और आगामी 25 वर्षों की एक व्यापक कार्य योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने दिया है। आजादी के उन सभी बलिदानियों को हम स्मरण कर सकें जिन्होंने आजादी के आंदोलन में जुड़ करके, ज्ञात और अज्ञात, आप किसी भी जनपद में जाएंगे, किसी भी गांव में जाएंगे, अगर आप कुदेरेंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा
फ्रीडम फाइटर मिल जाएगा जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, लेकिन एक सामूहिक लड़ाई थी, देश की लड़ाई थी। कुछ लोगों ने पहचान देकर के, कुछ लोगों ने अज्ञात रह करके अपनी पहचान को छुपा करके इस लड़ाई में योगदान दिया, और उसका परिणाम था कि आज़ादी के आंदोलन को एक नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई। और देखते देखते जिसके बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर ने अंग्रेजों के सूर्य को अस्त करने के लिए भी पहली घंटी बजा दी थी कि नहीं, इनका सूर्य भी भारत से अब अस्त होने वाला है। भारत स्वाधीनता की ओर आगे बढ़ रहा है, और वही क्रम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 1922 में 4 फरवरी को गोरखपुर में चोरी चोरा की घटना घटित हुई थी। उसमें कोई राष्ट्रीय नेता नहीं था। चोरी चोरा का जो घटना घटित होती है, जो ऐतिहासिक घटना है, वहां के किसानों ने, वहां के मजदूरों ने, वहां के श्रमिकों ने, गांव की महिलाओं ने, वहां के सन्यासियों ने, एक सामान्य नागरिक ने, जिसको आप गांव का कहते हैं, जिसको आप एक सामान्य नागरिक, उसको ये अनपढ़ मानता है, लेकिन उसके मन में भी देश की आज़ादी का जज्बा था। वह भी उसके लिए लड़ना चाहता था, अपना योगदान करना चाहता था। और ये चोरी चोरा की घटना एक सामान्य नागरिकों ने, किसानों ने, श्रमिकों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, वहाँ के संतों ने इस पूरे आंदोलन में भाग लेकर के चोरी चोरा की उस ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया था। और चोरी चोरा की घटना से संबंधित जो भी मामले थे, क्योंकि जन जागरण का एक बृहद अभियान चल रहा था। 1921 में गांधी जी का गोरखपुर में आगमन होता है, और 21 के बाद उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था, 1920 में जो आंदोलन प्रारंभ किया था पूरे देश के अंदर आज़ादी के लिए, उसी सिलसिले में उनका गोरखपुर आगमन होता है। गोरखपुर आगमन के बाद आज़ादी के लिए जो अभियान चलता है गांव-गांव में, उसको लेकर के जो कमेटियां बनती हैं, जो कार्यक्रम बनते हैं, प्रत्येक नागरिक उस आंदोलन का हिस्सा बनता है, और अंततः चोरी चोरा की घटना घटित होती है। चोरी चोरा में जो 158 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, सरदेव मालवीय जी ने उन सब की पैरवी करके उनमें से अधिकतर लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ने से बचाया था। और ये हमारा सौभाग्य है कि सरदेव मालवीय जी के ही एक शिष्य के द्वारा स्थापित डीएवी पीजी कॉलेज में आज चोरी चोरा के अपराजेय समर को एक नाट्य मंचन के माध्यम से हमें शताब्दी समारोह के अवसर पर देखने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। कड़ियां आपस में जुड़ती हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है, 135 करोड़ की आबादी का दुनिया के अंदर क्या कोई लोकतांत्रिक देश इतना बड़ा है? कोई नहीं है। भारत से आबादी की दृष्टि से चीन थोड़ा बड़ा है, लेकिन चीन के अंदर कोई मौलिक अधिकार किसी नागरिक को नहीं है। कोई व्यक्ति वहां पे मौलिक अधिकारों की बात नहीं कर सकता है। वहां पे पोलित ब्यूरो के आदेश ही सब कुछ मान लिए जाते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जनता की आवाज को सर्वोपरि दिया गया है। जन भावनाओं को सम्मान किया जाता है, जन आस्था का सम्मान किया जाता है। काशी विश्वनाथ धाम जन आस्था की सम्मान का प्रतीक है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उसी जन आस्था के सम्मान का प्रतीक है। जन आस्था को सम्मान, जनता जिस चीज को सम्मान की दृष्टि से देखे, उसको प्रोत्साहित करे, सरकार उसमें सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर दिखाई देती है। देश के अंदर गरीबों के लिए शौचालय बनने चाहिए, गरीबों के मकान बनने चाहिए, गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना की रसोई गैस के सिलेंडर फ्री में मिलने चाहिए। जनता की आवश्यकता थी। मोदी जी ने उस प्रकार के कार्यक्रम देश के अंदर चलाए और व्यापक जन कल्याण के प्रतीक बने। आप देख सकते हैं कि कैसे जन भावनाओं को सम्मान करते हुए कार्यक्रम आगे बढ़ सकते हैं। उस समय जनता नेतृत्व दे रही थी, लेकिन
जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, सरकारें जन आस्था का सम्मान न करके उसके विरोध में कुछ न कुछ बैरियर खड़ा करने का कार्य करती थी। जन आस्था का सम्मान करने वाली, जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने वाली सरकार ही हमेशा जन विश्वास का प्रतीक भी बनती है। और जन विश्वास का प्रतीक बनने के लिए किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार को क्या बनना चाहिए? मोदी जी ने उसका बहुत छोटा सा नारा दिया 2014 में, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा की बात नहीं कही। सबके कल्याण के लिए दो शब्द दे दिए, सबका साथ सबका विकास। और आपने देखा होगा जितनी योजनाएं चली उसी को केंद्र में रख करके वो योजनाएं आगे बढ़ती गई। कोई योजना जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं है। पूरे देश को केंद्र में रखकर, गांव को केंद्र में रखकर, गरीब को केंद्र में रखकर, महिलाओं को केंद्र में रखकर, नौजवानों को केंद्र में रखकर उन योजनाओं को लागू किया गया, प्रॉपर मॉनिटरिंग की गई और वे योजनाएं आज सफलता की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए व्यापक जन विश्वास की प्रतीक तो बनी, साथ साथ दुनिया के अंदर कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी बनी है। कोरोना कालखंड में देश की लीडरशिप कैसे होनी चाहिए, आपने ये भी देखा होगा। 135 करोड़ की आबादी का भारत इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहा था। पूरी दुनिया कर रहा है। चीन में वर्तमान में चौथी लहर से पूरा लॉकडाउन है। चीन पूरी तरह लॉकडाउन की चपेट में है। दुनिया के तमाम देशों में लॉकडाउन की स्थिति है। चौथी लहर कब आई पता नहीं, हमारे यहां चौथी लहर भी समाप्त हो रही है। तीसरी लहर पहले ही समाप्त हो चुकी थी। तीसरी लहर जनवरी फरवरी में आ चुकी थी और हम लोग जब मई में हैं, चौथी लहर भी अब समाप्ति की ओर है। मैं देख रहा हूं यहां पर शुक्ला जी के अलावा किसी ने मास्क नहीं लगाया था, क्योंकि हमें कोई भय ही नहीं है। अब कोई भय नहीं। मेरा मास्क भी जेब में पड़ा हुआ है। मैं मास्क अक्सर लगाता था, लेकिन मैंने भी पिछले कुछ दिनों से मास्क से परहेज करना शुरू कर दिया, जिससे लोग भय से मुक्त होकर के अपना काम बहुत मजबूती के साथ कर सके। और हम लोगों ने उसको सावधानी बरत रहे हैं, सतर्कता बरत रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में कोरोना कर्फ्यू से लेकर के लॉकडाउन की स्थिति से लेकर के हमें किस व्यक्ति के लिए कौन सी योजना चलानी है। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लागू करके फ्री में राशन की व्यवस्था गरीबों के लिए करना, जरूरतमंदों के लिए करना। उस समय तमाम लॉकडाउन के दौरान तमाम तबके के लोगों के लिए जब उनकी आजीविका पर असर पड़ा, भरण पोषण भत्ते की व्यवस्था करना, जनधन अकाउंट में पैसे की व्यवस्था करना, 6 महीने तक फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उन गरीब परिवारों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना, ये तमाम कार्यक्रम चले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि हर किसान के अकाउंट में दे देना, हर सप्ताह स्वयं देश के साथ संवाद बनाने का कार्य करना, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था करना। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर वैक्सीनेशन का इतना बड़ा ड्राइव दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ जो भारत के अंदर हुआ, और जितनी व्यवस्थित तरीके से हुआ है। एक योग्य और संवेदनशील नेतृत्व अपनी कार्य क्षमता के माध्यम से अपने नेतृत्व का परीक्षण इसी रूप में करवाता है, और जिस रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और दुनिया के सामने किया। आज यही कारण है कि 135 करोड़ की आबादी का देश, अमेरिका और यूरोप की तुलना में भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, लेकिन मृत्यु दर दुनिया के अंदर सबसे न्यूनतम भारत का है। अमेरिका की आबादी, अमेरिका दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी सामरिक ताकत भी है, लेकिन अमेरिका की स्थिति क्या हो गई?
अमेरिका की आबादी भारत की 1/4 है, लेकिन अमेरिका के अंदर कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े भारत से दुगने हैं। यानी भारत की आबादी का 1/4 देश अमेरिका, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से अच्छा, लेकिन मौत भारत से दुगनी अमेरिका के अंदर हुई है। ये चीजें दिखाती हैं नेतृत्व की कसौटी क्या होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के नेताओं के सामने साबित किया है, अपनी कार्य क्षमता के माध्यम से, अपनी कर्मठता के माध्यम से, अपनी संवेदनशीलता के माध्यम से। और काशी को इसका श्रेय इसलिए भी मिलता है क्योंकि मोदी जी देश की संसद में प्रतिनिधित्व काशी का करते हैं, काशी की ओर से करते हैं, और इसलिए काशी वासियों का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। काशी के साथ आज हमें चौरी चौरा के इस महोत्सव के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, चौरी चौरा में हम लोगों ने 4 फरवरी 2021 को इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और 4 फरवरी 2023 तक ये कार्यक्रम वहां पर चलेंगे। अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं और हर एक शहीद स्मारक में हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। प्रदेश का पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, प्रदेश के अन्य सभी विभाग मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। चौरी चौरा महोत्सव का शुभारंभ, इस शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से हम लोगों ने प्रारंभ किया था और ये कार्यक्रम चल रहे हैं और आज मुझे प्रसन्नता है कार्यक्रम काशी में आज यहां पर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबके सामने, पूरे देशवासियों के सामने एक लक्ष्य दिया है कि हमने 75 वर्ष की आजादी को देखा है, एक उभरते हुए भारत को, एक भारत श्रेष्ठ भारत को हमने देखा है। अमृत महोत्सव में हम लोगों को देश की आजादी के इस उत्सव के साथ जुड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन आगामी 25 वर्ष देश की आजादी का अमृत काल होगा। इस अमृत काल को हम किस रूप में, कैसे भारत के रूप में देखना चाहते हैं। जब 25 वर्ष के बाद जब भारत अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस समय कैसा भारत आपको चाहिए, कैसा भारत चाहिए। याद रखना, एक समर्थ और सशक्त भारत, दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत चाहिए तो नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा के साथ ही हर एक व्यक्ति को जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उस हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करना होगा, लगना होगा। जो शिक्षा के क्षेत्र में है वह ईमानदारी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करे, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा हो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करे, जो व्यक्ति व्यवसाय के क्षेत्र में कैसे हम अधिक से अधिक लोगों को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं, उस दिशा में हम कार्य करें। जो खेती किसानी के क्षेत्र में है, वह खेती किसानी को कैसे हम उसे दूसरों पर निर्भर होने का नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे हम अपना इसका योगदान दे सकते हैं। हर एक क्षेत्र में जो व्यापक संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा और हम सबके द्वारा प्रारंभ किए जाने वाली इन योजनाओं का परिणाम भी हमारे सामने उसी रूप में आएगा। हम आज भी इस बात को मानते हैं कि हमें देश की जीडीपी को बढ़ाना है तो हमें उसके लिए स्टेट पर ध्यान देना होगा। स्टेट की जीडीपी को बढ़ाना होगा तो हमें अपने जनपदों पे ध्यान देना होगा। हमें जनपद की जीडीपी को बढ़ाना है तो हमें अपने नगर निकाय और अपने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। ये सब सरकार पर निर्भर रह करके अपने आप को असहाय महसूस न करें, बल्कि अपनी इनकम को स्वयं बढ़ा करके आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को स्वयं प्रदान करें, उस दिशा में अग्रसर हों। और ये संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हर ग्राम पंचायत, हर नगर निकाय के अंदर इस संभावना है और उस संभावनाओं को आगे बढ़ाने के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। मैं डीएवी पीजी कॉलेज से इस बारे में यहाँ की प्राचार्य जी और यहाँ की टीम से कहूंगा, काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी जी की आत्मनिर्भरता के उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले कदम का एक बहुत महत्वपूर्ण एक लक्ष्य आप सबके सामने निर्धारित किया गया है और इस दिशा में हमें अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। विश्वविद्यालय को, महाविद्यालय को इस दिशा में अपने कार्यक्रम रखने पड़ेंगे कि आखिर
काशी विश्वनाथ धाम बनने के पहले यहाँ की स्थिति क्या थी, यहाँ की सामाजिक स्थिति, वहाँ की धार्मिक स्थिति, वहाँ पर व्यवसाय की स्थिति क्या थी। काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद कैसे कैसे यहाँ की सामाजिक स्थिति पर, धार्मिक स्थिति पर, आध्यात्मिक स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर परिवर्तन हुए हैं। लोगों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, टैक्सी चालक से लेकर के और होटल व्यवसाय तक, एक सामान्य पुजारी से लेकर के और प्रत्येक धार्मिक स्तर पर इसका क्या असर पड़ा है। पूरी इकोसिस्टम को बदलने में कैसे काशी विश्वनाथ धाम ने योगदान दिया। एक बहुत अच्छी स्टडी इस पर हो सकती है और फिर उसको पब्लिश करा करके आप किसी भी अच्छी मैगजीन में उसको प्रकाशन भी करवा सकते हैं और उसके नाम से अपने कॉलेज को भी एक प्रतिष्ठा दिला सकते हैं। अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी इस दिशा में अच्छा प्रयास प्रारंभ कर सकता है। हमारी आदत क्या है, हम कोई भी कार्य देखते हैं उसकी सराहना तो करते हैं लेकिन उस पर स्टडी नहीं कर पाते, उसको एक डॉक्यूमेंटेशन करने की हमारी आदत समाप्त हो जाती है। हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं दे पाते हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक धरोहर के रूप में आने वाले समय में शोध के एक नए उच्च पायदान पर उसे आगे बढ़ाने में योगदान दे सके। मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सत्यदेव मालवीय जी ने एक पुस्तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय प्रकाशित की थी, जिसे 1920-21 के आसपास 1920-21 में अंग्रेजों ने उस पुस्तक को यहां से जब्त करवा करके जला दिया था। वो सनातन हिंदू धर्म पर पुस्तक थी। मुझे काशी के ही एक स्कॉलर ने वो पुस्तक उपलब्ध कराई थी और उसकी एक दुर्लभ प्रति मुझे फिर बाद में उसका हिंदी में, इंग्लिश में उन्होंने मुझे उपलब्ध कराई। मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेट के लिए दिया कि भाई इसको हम कैसे कॉलेजेस में उपलब्ध करा सकते हैं, स्कूलों में कैसे इसको भेज सकते हैं। सनातन धर्म पर एक मौलिक ग्रंथ है, श्रीमती एनी बेसेंट ने उसको उस समय लिखा था और बहुत अच्छा, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर मालवीय जी ने उसको काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए लागू किया, यहाँ के स्कूलों के लिए लागू किया था, तो मौलिक ग्रंथ जरूर रहा होगा। अंग्रेजों ने उसे जब्त कर दिया था और जब्त करने के बाद उसकी सभी प्रतियां उन्होंने जला दी थी, लेकिन कुछ प्रतियां मिली उसकी और उनमें से एक प्रति मेरे पास उपलब्ध हुई। मैं देख रहा था आखिर हम अपने ज्ञान की परंपरा को क्षुण्ण बनाए क्यों नहीं रख सकते, क्यों नहीं उसके संरक्षण का हम काम करते हैं। हमने इस प्रकार के मौलिक शोध को आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं किया। हमारे विश्वविद्यालय, हमारे महाविद्यालय केवल डिग्री बांटने के अड्डे बन जाएंगे क्या? हम एक रूटीन के कार्य के साथ ही जुड़े रहेंगे क्या? हमारा लोग से, समाज से कोई संबंध ही नहीं रहा। हमें जोड़ना पड़ेगा, उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और डीएवी पीजी कॉलेज इतना यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी पुराना एक ऐसा कॉलेज जो आज भी अपनी उन परंपराओं को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहा है और नेक के द्वारा जो सर्वे किया गया उसमें भी A+ की श्रेणी में आना अपने आप में गौरव की बात तो है, लेकिन लोग के साथ जुड़ करके हमें उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना ही होगा जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक धरोहर के रूप में हम दे सकेंगे। चौरी चौरा महोत्सव को, शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को आज यहाँ पर एक अपराजेय समर के रूप में नाट्य मंचन के लिए मैं डीएवी पीजी कॉलेज को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ की प्राचार्य और यहाँ की प्रबंध समिति को, यहाँ की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसी बहाने देश की आज़ादी के उन बलिदानियों को स्मरण किया है जो इतिहास के पन्नों में दफन कर दिए गए थे। और काशी से इसका संबंध इसलिए भी क्योंकि चौरी चौरा की उस ऐतिहासिक घटना के लिए जितने भी क्रांतिकारी थे वे किसान थे, मजदूर थे, सामान्य ग्रामीण थे और उन ग्रामीणों की आवाज़ को आवाज़ देने के लिए सत्यदेव मालवीय जी स्वयं उनकी लड़ाई को लड़े थे और उसमें से बहुत सारे लोगों को उन्होंने फांसी के फंदे पर झूलने से बचाया था और उस समय के उस ऐतिहासिक घटनाक्रम के साथ वे आगे बढ़ते हुए देश की आज़ादी के सूत्रधार बने थे। मैं आज के इस अवसर पर काशी में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए महाविद्यालय परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को इसी तरीके से अनेक प्रकार की संगोष्ठियों के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि गोरखपुर में तो अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई। चौरी चौरा की घटना थी। चौरी चौरा के पहले 1857 में गोरखपुर के कई भूभाग ने वहाँ पर अपने आप को स्वतंत्र घोषित भी कर दिया था। उसके बाद भी
गोरखपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में होती है। काकोरी कांड के वो नायक थे, फांसी उनको गोरखपुर में होती है। शहीद बंधु सिंह को फांसी गोरखपुर में होती है। गोरखपुर में ऐसे ही तमाम रियासतें थी। गोरखपुर में 1942 में डोहरिया में भी एक घटना घटित होती है। लगभग गोरखपुर में अगर आप देखेंगे 4 ऐसे शहीद स्मारक हैं बड़े बड़े, जो देश की आजादी के विभिन्न आंदोलनों के साक्षी रहे हैं, विभिन्न घटनाओं के साक्षी रहे हैं। यह दिखाता है कि हर एक क्षेत्र में कभी भी आंदोलन आजादी के लिए इस देश ने कभी उसको सुप्त नहीं होने दिया था। आजादी की लोगों को निरंतरता बनाए रखी थी। आजादी की, देश की आजादी के बाद हमारा दायित्व बनता है, आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक संकल्प हम सबको दिया है, हम सब भी इसके साथ जुड़ करके आजादी के अमृत महोत्सव के इस अभियान के साथ, इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सभी लोग भारत को एक नए भारत के रूप में स्थापित करने के लिए अपने स्तर पर हर व्यक्ति अपना अपना योगदान देगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से महाविद्यालय परिवार को इस अभियान के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह लक्ष्य महाविद्यालय और पूरा प्रदेश प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ जुड़ करके नए भारत की परिकल्पना में अपना योगदान देगा। आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद। जय हिंद। मार्मिक उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार। और सच में इतिहास का यह विषय, जो बाद में इतिहास के यहाँ केशव मिश्र जी, वृंदा जी बैठे हैं, जो सबाल्टर्न स्टडीज़ का विषय है, सही में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो लोक मन को, ये सामान्य लोग थे जिन्होंने चोरा चोरी को अंजाम दिया था, जिसमें किसी बड़े नेताओं की भूमिका नहीं थी। बंधु सिंह का भी लास्ट तक उन्होंने जिक्र किया। तरकुलहा देवी का मंदिर अभी भी गोरखपुर में महत्वपूर्ण है, जहां बंधु सिंह को फांसी हुई थी। आज भी वह लोक मन में ध्वनि है कि सहुआ कोल में कोमल तपले फुकरे चौरा थाना, ठीक दोपहरिया चौरा जरी गेल कोई मरम न जाना। आज भी यह लोकगीत लोक मन में विराजमान है गोरखपुर के क्षेत्र में। ढेर सारी स्मृतियां हैं। बहरहाल मैं चाहता हूं कि उस दृश्यांकन को आप देखें और बच्चों ने जो उसमें डूब करके उसे उतारा है, उससे आप साक्षात्कार करें। अंत में औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं मंच पर बैठे माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश, बहुत आदर और सम्मान के साथ पूरे मंच को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया आसन ग्रहण करें और चौरी चौरा अपराजेय समर प्रारंभ हो रहा है। रंगकर्मी, संस्कृतकर्मी दोनों टीम के साथ आप सबका चौरी चौरा अपराजेय समर दृश्यांकन में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। अब से कुछ ही पलों में हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी डॉक्टर दयाशंकर मिश्र और श्रीयुक्त रविंद्र जायसवाल समेत इस सभागार में मौजूद समस्त मूलभूत अतिथियों के विद्यार्थी, नाम के प्रस्तुत में चौरी चौरा अपराजेय समर आपके सम्मुख हो। कार्यकर्ताओं से अनुरोध हो कि गैस और दूसरी सामग्री मंच से हटा दें। पीछे गैस रखा है, पंखे मंच कलाकार
बीच में जो मंच के ठीक बीच में जो माइक है पीछे उसकी पोजीशन सही करें। दुर्गा जी मंच के ठीक पीछे जो माइक है उसका स्थान ठीक करें ताकि पीछे दिखाई न दे। टेक्निकल टीम से हमारा अनुरोध है कि हाउस लाइट सभागार में ऊपर जल रही लाइट्स ऑफ कर दें। टेक्निकल टीम सभागार के ऊपर जल रही लाइट्स ऑफ कर दें। इधर आ जाओ, शुरू हो गया प्रोग्राम, शुरू हो गया। इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आइए, इस तरफ आ जाइए, इधर हो, प्रोग्राम शुरू हो गया, अंदर जाओ। टेक्निकल टीम हाउस लाइट्स बंद करा दे तो हम मंच शुरू कर सकेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान में ग्रहण करें। पीछे जो लाइट जल रही है उसको बंद कर दिया जाए। इस अहेतुक अंतराल के लिए नाट्य समूह की ओर से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। पीछे कमरे की लाइट बंद कर दी है। मंच के पीछे जो कमरा है और उस गैलरी की लाइट बंद कर दी है। प्रस्तुत है